बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज जनाब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन पर हमला किसने किया और ये हमला कैसे हुआ। ख्वाजा सराय ये कैसे कर सकते हैं, ख्वाजा सरायों की वायदे में वजाहत आ गई है। इसके अलावा जनाब बात करेंगे हम परवेज़ इलाही। परवेज़ इलाही बड़े टाइम के बाद उन्हें रिहाई नसीब हुई है और रिहाई के बाद उन्होंने जो पहला बयान दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा मैं खान के साथ था, खान के साथ हूँ, इमरान खान के साथ रहूँगा। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कमिंग फ्राम ए लीडर। 80 के करीब उनकी उम्र है और बड़ी सख्त जेल काटी है परवेज़ इलाही ने। उनकी जेल के पीछे मामला क्या था मैं आपको ज़रा वो भी बताऊँगा, असल कहानी थी क्या। और इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे हत्या की इज़्ज़त कानून के हवाले से एक बहुत अच्छा थ्रेड लिखा है। इस कानून के अंदर यानी कि जो इतनी ज़्यादा इसमें ख़राबियाँ हैं, असल मकसद क्या है मैं आपको ज़रा वो बताऊँगा। बड़ा अच्छा थ्रेड लिखा है बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने, वो मैं डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। और जनाब बात करेंगे इसहाक डार साहब 3 दिन बाद पहुँच गए बिश्केक और केपी के स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने क्या किया फ़्लाइट के अंदर, जब फ़्लाइट वापस आई है केपी गवर्नमेंट ने जो बेसिकली पैसे पे किए थे उसके। फिर जनाब बात करेंगे कि फैज़ाबाद धरना कमीशन शहबाज शरीफ साहब ने उस पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है और सरदार तनवीर इलियास की खबर कल मिस हो गई थी। मैं उस पर आपको बताना था कि भाई उनके साथ चल क्या रहा है, असल मामला है क्या तनवीर इलियास का। तो इन तमाम खबरों पे बात करेंगे इस वीडियो में आगे चल के, लेकिन उससे पहले वही रिक्वेस्ट जो मैं रोज़ाना करता हूँ कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और तमाम वीडियोज़ का बार वक्त नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जो मामला है रऊफ़ हसन का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन जो कि पिछले कुछ अरसे से बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इमरान खान की जानिब से जो दी इकॉनमिस्ट को आर्टिकल लिखा गया था वो उसकी ड्राफ्टिंग रऊफ़ हसन ने की थी। फिर जो इमरान खान ने मशहूर मारूफ लेटर लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को, वो लेटर भी ड्राफ्टिंग उसकी रऊफ़ हसन ने की थी। फिर रिसेंटली जो द गार्डियन में छपा इमरान खान का आर्टिकल वो भी उसकी ड्राफ्टिंग भी रऊफ़ हसन ने की। इन चीज़ों में कमाल रऊफ़ हसन का कोई जनाब सानी नहीं है। तो बड़ी उन्होंने सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी रिसेंटली और बड़ी सख्त टोन के अंदर, हालांकि बड़े धीमे लहजे के बंदे हैं, बड़ी डिसेंट गुफ्तगू करते हैं। तो इनके ऊपर जो अटैक हुआ उसकी सबसे अहम चीज़ ये है जनाब के एक तो ख्वाजा सरा थे या ख्वाजा सराओं के रूप में कुछ लोग थे। ख्वाजा सराओं की बाय द वे इस पर वजाहत आ गई है। इस्लामाबाद के अंदर भी ख्वाजा सराओं ने कहा जी हम में से किसी ने ये काम नहीं किया और हमने ये कुछ ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम ऐसा कर सकते हैं। पिंडी से भी ख्वाजा सराओं की जो यूनियन है उनका जो सदर है या फिर उनका जो सरबराह है उसने भी कह दिया भाई कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमें बिला वजह बदनाम किया जा रहा है। अच्छा, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं जनाब के जो हमलावर थे वो ख्वाजा सराओं के रूप में थे। वो थे तो मर्द मगर ख्वाजा सराओं के रूप में थे। उन्होंने ये रूप धारा हुआ था अपने आप अपनी शख्सियत अपनी जो है ना शनाख्त को छुपाने के लिए। एक बंदा वहाँ पे आपने देखा है वीडियो, जो आप अगर आप गौर से देखें तो एक बंदा मुसलसल वीडियो बना रहा है मोबाइल पर, उसने फ़ोन रखा हुआ है और वो वीडियो बना रहा है पूरे वाक़े की। तो इस पर ये जो वाक़या है सिर्फ इसे हादसा आप नहीं कह सकते, कतन भी ये एक प्रॉपर प्लान्ड एक अटैक था। चूँकि परसों भी ये हुआ था, कल तो चलें ये अटैक हो गया जीएनएन के दफ्तर के बाहर, जब प्रोग्राम करके रऊफ़ हसन वापस नहीं कर रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं तो उन पर अटैक किया जाता है। परसों यही रऊफ़ हसन साहब ब्लू एरिया में एक न्यूज़ के दफ्तर में जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, और जब एक न्यूज़ के दफ्तर से प्रोग्राम करके तकरीबन 6:45 के करीब जब वो निकलते हैं दफ्तर से बाहर, उनको कुछ ख्वाजा सरा 3-4 के करीब ऐसे जो उनके करीब आने की कोशिश करते हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें इंगेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ सिक्योरिटी भी काफ़ी हाई थी, ब्लू एरिया काफ़ी ज़्यादा एक जो है ना वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गहमा गहमी रहती है। तो मसरूफ़ जगह है इस्लामाबाद की सबसे। तो ये जीएनएन का दफ्तर जो है ना ये इस्लामाबाद में मेलोडी के पास है। तो ये ज़रा कोई इतनी ज़्यादा जो है ना वो उस तरह की बिज़ी जगह नहीं है, क्योंकि पीछे करके अगर फ्रंट पे मेलोडी के हो फिर भी समझ में आते हैं। जो को इस्लामाबाद की मेलोडी नहीं, माजरत खाऊँ, ये इस्लामाबाद की है, इसको बोलते हैं सतारा मार्केट, माजरत खाऊँ, सतारा मार्केट में दफ्तर है जीएनएन का। तो ये कोई इतनी ज़्यादा कोई जो है वो रौनक वाली जगह नहीं है। जो बैक साइड वाली पार्किंग है वहाँ पे सामने ऑफिस है, एजेंसी जो है न्यूज़ एजेंसी में बात कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस एजेंसी की बात नहीं कर रहा। ऑनलाइन एजेंसी के सामने ऑफिस है और इस तरफ जो है बिल्कुल सामने उसके ये जीएनएन वाली बिल्डिंग है। तो यहाँ कोई इतनी ज़्यादा ये कोई मसरूफ़ मार्केट नहीं होती। मैं कई मतलब गया हूँ, ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के दफ्तर गया, जीएनएन गया, ये कोई इतनी मसरूफ़ मार्केट नहीं है, बहुत कम रश यहाँ पे होता है। तो यहाँ से वो लोग
निकलने में कामयाब भी हो गए। तो जो ब्लू एरिया मसरूफ़ जगह है। परसों इन्होंने ब्लू एरिया एक न्यूज़ के दफ्तर में जब रिकॉर्डिंग करके निकले रऊफ़ हसन साहब, तो इन्हें घेरने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ से रऊफ़ हसन साहब निकल गए। तो वहाँ भी GNN के जो ब्यूरो चीफ़ हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया जनाब कि परसों जो है वो CCTV कैमराज उन्होंने देखे हैं। उससे उन्होंने बताया भाई कि परसों तकरीबन 1 घंटा ये लोग, ये जो ख्वाजा सराओं के रूप में थे या ख्वाजा सरा खुद थे, ये लोग 1 घंटा एक न्यूज़ के दफ्तर के बाहर ब्लू एरिया बैठ के इंतज़ार करते रहे रऊफ़ हसन का। उस दिन हमला नहीं कर सके, सिक्योरिटी वहाँ पे ज़्यादा थी, बाकी लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो ये GNN वाला उन्हें ज़रा एक सॉफ्ट जो है इन्हीं के वो है ना टारगेट मिल गया, जगह अच्छी थी जहाँ से वो भाग भी सकते थे, तो वो करके निकल गए वहाँ से। लेकिन मैंने कहा बंदा मशकूक वीडियो बना रहा है वहाँ पे मुसलसल, तो ये एक प्लान अटैक था। और ये इसे कातलाना हमला भी आप कह सकते हैं, चूँकि बिल्कुल ये साथ पीछे शरक है। तो वो बताया भी ये जा रहा है कि शरक से कोई आधे इंच के फासले पे जाए, वहाँ से ब्लेड आगे चला है, खुदा न खासा ब्लेड ज़रा आधा इंच पीछे चला जाता तो शरक कट सकती थी, मौत वाक़ हो सकती थी। मुझे समझ नहीं आती, 74 साल का बंदा कैंसर सर्वाइवर है, उस पर इस तरह का वहशियाना अटैक कौन इतना सफाक हो सकता है। अलबत्ता जिसने भी किया है, इस्लामाबाद पुलिस अगर चाहे तो वो इन बंदों को ट्रेस कर सकती है बड़ी आसानी के साथ। तो देखते हैं जनाब, इम्तिहान इस्लामाबाद पुलिस का बहुत बड़ा। हुकूमती वज़रा ने तो बड़ा इसको कंडेम किया है और भरपूर सपोर्ट का इजहार किया है, तमाम लोगों ने कंडेम किया है। तो देखते हैं इस पर ये वाक़या कैसे आगे बढ़ता है। अगर तो बंदे ट्रेस हो जाते हैं तो फिर तो समझ में आ जाएगी कहानी, अगर नहीं ट्रेस होते तो फिर सारा शक जो है वो कहते हैं कि जिसका कातिल ना मालूम हो तो उसकी कातिल रियासत होती है। तो अगर ये बंदे नींद के बारे में पता लगता है जनाब कौन है, या रियासत ने ढूंढने में दिलचस्पी नहीं दिखाती, तो फिर रियासत के ऊपर ही इल्ज़ाम लगेगा सारा, हुकूमत के ऊपर ही इल्ज़ाम लगेगा सारा। अच्छा, बाकी इसके अलावा जनाब जो कहानी है अगली वो इम्पॉर्टेंट है बड़ी, वो है परवेज़ इलाही की रिहाई के वाले से। परवेज़ इलाही हो गए रिहा और तकरीबन कुछ 1.5 साल की इन्होंने काटी है जेल, और बड़ी सख्त जेल काटी है परवेज़ इलाही ने। इस दौरान वो गिरे भी, पसली भी टूटी, फ्रैक्चर भी हुआ, ज़ख्मी भी हुए, और इसके अलावा बीमार भी रहे, बड़े सख्त हॉस्पिटलाइज नहीं करने दिया गया। परवेज़ इलाही का मसला मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। परवेज़ इलाही को बेसिकली एक आखिरी केस रह गया था उनके खिलाफ पंजाब असम्बली में भर्तियों वाला, उसमें कल इनकी बरियत हुई है और कल रात इनकी रिहाई हुई। और इन्होंने निकलते साथ ही कहा जी कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। और उन्होंने कहा जी कि मैं जब तक मैंडेट चोरी जो है उसका अज़ारा नहीं होता, ये चोरी शुदा मैंडेट वापस नहीं होता, मैं चौधरी शुजात हुसैन के बेटों से कोई बात, कोई मुलाकात नहीं करूँगा। ये उन्होंने वाज़े कर दिया। तहम उनका जो पहला बयान था उन्होंने अपनी वही इस्तकामत जो जेल के अंदर दिखाई वो बाहर आकर भी दिखाई। तो इससे ये बात वाज़े होती है जनाब कि वो ढील करके को बाहर नहीं आए, उन्होंने निकलते साथ ही इमरान खान के साथ खड़े होने का अज़्म का इजहार किया है। तो परवेज़ इलाही जो है बेसिकली इनको जो असल सज़ा दी गई थी वो सारी चीज़ें अलग हैं। असल जो मामला था वो था पंजाब असम्बली की तहलील का। इन्होंने पंजाब असम्बली यकीन दहानी करवाई थी कि मैं तहलील नहीं करूँगा, लेकिन बाद में फिर वो तहलील कर दी गई। तो उसकी असर मैंने जो है ना वो मिली है, पनिशमेंट मिली है सारी, जो भी इन्होंने जेल शेल काटी। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है वो है कौमी असम्बली में बाय द वे 2 बिल आ गए। ये बाय द वे लफ्ज़ मेरे मुंह में आजकल ज़रा ज़्यादा अदा हो रहा है, इसके लिए ज़रा माजरत खाऊँ, कुछ लफ्ज़ आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाते हैं, उतरते उतरते बड़े आराम से उतरते हैं। तो कौमी असम्बली के अंदर ना 2 बिल आए, बड़े इंपॉर्टेंट बिल है। तो ये बिल भी मोटिवेटेड ही लगते हैं मुझे। एक बिल जनाब आया नूर आलम साहब का जी के जो हत्या के जो तौहीन अदालत का कानून है, जो अदालत इख्तियार इस्तेमाल करती है, तौहीन अदालत के ऑर्डिनेंस को करदम करार दे दिया जाए, इसे मनसूख कर दिया जाए। तो दूसरा जनाब जो उन्होंने बिल पेश किया वो पेश किया जनाब के ये जो दोहरी शरीयत के हामिल जजेज़ हैं, इन्हें हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में तैनात नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा अहम बिल है, और ये भी इंडिकेट जो है वो कुछ और ही कर रहा है कि इस पर एम वली ने कल कहा है भाई कि कहीं नूर आलम साहब इस्तेमाल तो नहीं हो रहे कहीं। और उन्होंने ये भी कहा भाई कि देखना होगा ये JUI का बिल है या नूर आलम खान का अपना प्राइवेट बिल है। तो बहरहाल ये 2 बिल उनकी तरफ से आए। एक और बिल सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो आजकल सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, वो है पंजाब में हत्या की इज़्ज़त का कानून, जो बिल पास किया गया है। और इस एक्ट के हवाले से बहुत ही कुछ अहम चीज़ें सामने आई हैं कि ये तो इंतहाई काला कानून है, और इसे ड्रैकोनियन लॉ आप कह सकते हैं। पाकिस्तान में सहाफ़त का गला घोंटने के लिए ये एक बहुत बड़ा अहम टूल साबित होगा आने वाले दिनों में। तो बड़ा अच्छा इसे डायसेक्ट किया है बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने, और उन्होंने इसको जो है एक थ्रेड उन्होंने ट्विटर पर लिखा है। बेसिकली उन्होंने लिखा जी ये जो कानून है
ये पाकिस्तान में हर तरह की जो आज़ादी इज़हार है, यानी कि जो फ्री स्पीच है, उसका गला घोंटने की एक ये भरपूर कोशिश है। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी ये डिज़ाइन किया है, ये इंतहाई पुअरली ड्राफ्ट हुआ है और इसमें डेफेमेशन लॉज की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही, इसमें उसका फुकदान नज़र आ रहा है। और ये बहुत बुरी तरह से इसका अब्यूज़, यानी कि इसका नाजायज़ इसका इस्तेमाल होगा आने वाले दिनों में, और ये गैर कानूनी और गैर आइनी रहा है। अच्छा, उन्होंने कहा जी इसमें गलती क्या है, ख़राबियाँ क्या है? ख़राबी उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा जी इसमें जो मेंशन की है वो ये की है जनाब के जो ट्रिब्यूनल जो है उसमें जो जजेस की तैनाती होगी वो हुकूमत उन्हें तैनात करेगी। जजेस की कोई भी जो है वो टेन्योर उनकी सिक्योरिटी नहीं है। जब हुकूमत चाहेगी जजेस को रिमूव कर सकेगी। आप हुकूमत पर तनकीद करते, वो जज को आराम से कहेगी भाई इस बंदे को ज़रा टांग दो, नहीं टांगोगे तो नौकरी से फारिग होगे। वो जज जो तैनात होगा ट्रिब्यूनल के अंदर, उससे हुकूमत तैनात करेगी, चीफ जस्टिस के मशवरे से नहीं, अपनी मर्ज़ी से। तो ज़ाहिर है जब अपनी मर्ज़ी का जज लगा होगा, जिस जज की नौकरी भी हुकूमत के जो है वो उस पर होगी ना, हुकूमत की खुशनुदी के ताबे होगी, तो वो तो फिर भाई रगड़ा लगवाएंगे लोगों को। दूसरा उन्होंने कहा जी कि इसमें अगला जो मामला जनाब वो ये है कि जो सेकंड इसमें जो एक ख़राबी है वो ये है कि जी कि ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर तरह की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने कोई गुफ्तगू की या कोई लफ्ज़ लिखा है या कोई लफ्ज़ बोला है आपने, तो विजुअल इमेजेस हैं आपके, कोई भी चीज़ है उस पर अप्लाई होगा। सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, प्राइवेट सिटीजन पे, पॉलिटिशियन पे भी अप्लाई होगा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल जो है उसके बड़े वसी इख्तियारात होंगे कि वो किसी दूसरे सूबे के अंदर भी बैठा बंदा अगर पंजाब में बैठे किसी बंदे पे तनकीद करेगा तो उसको जो है वो थर्ड पार्टी के ज़रिए जो है उसको जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा, और वो बंदा जो है वो पंजाब में बैठे किसी बंदे पे तनकीद को बाहर से भी नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा इसमें वो ये कह रहे हैं जनाब कि जो मिनिमम डैमेजेस है वो 30 लाख मिनिमम जो है वो इसमें हर्जाने की रकम रखी गई है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और जो बंदा इसमें जिसके ऊपर लग जाएगा वो पहले 30 लाख अदालत के अंदर जमा करवाएगा, फिर उससे जो है वो बाहर जाकर अपना केस लड़ने की परमिशन होगी। जब तक वो 30 लाख जमा नहीं करवाता वो अपना केस भी डिफेंड नहीं कर सकता, पहले वो 30 लाख जमा करवाएगा। कोर्ट उसे जो है वो इजाज़त नहीं देगी अपना केस में डिफेंड करने की। अच्छा, अगला जो जनाब है वो ये है कि अगर उन्होंने कहा जी कि ये जो खैर वो टेरिटोरियल वाला बंदे को समन किया जा सकता है किसी दूसरे सूबे से, लेकिन वो आने से पहले 30 लाख जमा करवाएगा, फिर आके वो अदालत के अंदर पेश होगा अपने आप को क्लियर करवाने के लिए। फिर वो ये कह रहे हैं जनाब कि इसकी जो प्रोसीडिंग है वो हुकूमती अपॉइंटेड जजेस करेंगे, और इस जो प्रोसीडिंग उसकी खुफिया रखा जाएगा। आप इसकी जो प्रोसीडिंग होगी हत्या इज़्ज़त की समाअत जो होगी वो आप खुफिया रखेंगे। तो इसमें उन्होंने कहा जी कि खुफिया रखना जो है इस ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को, वो जनाब उसकी आप एक्यूरेट रिपोर्टिंग नहीं कर सकते आप उसकी, तो ये फेयर ट्रायल जो है उसके असूलों के भी सख्त मुनाफी है। बाकी वो कह रहे हैं जनाब कि जो इसमें जो क्लेमेंट है उसे उसमें अगर कोई वो अपना क्या कहते हैं वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, या कोई हुकूमती आला अहदेदार है, उससे अदालत में पेश होने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई सिविल सर्वेंट है अगर, उसे अदालत में खुद पेश होने की ज़रूरत ही नहीं है जिसने क्लेम करना है। वो अपने किसी नुमाइंदे को भेज के जो है वो केस को सारी वो कर लेगा जनाब, केस उसका चल जाएगा। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ता है आपको उसके, ज़ाहिर है कोई बंदा मुझे सू करता है, मेरे वकील उसे अगर क्रॉस एग्जामिन करना है भाई आपको कैसे हुआ, तो वो बंदा जो है वो उससे आप क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते, उसका नुमाइंदा आके अदालत में केस कर देगा। फिर इसमें ये भी है जनाब के जो एस्टिमेशन है किसी बंदे की जनाब के वाक़ई उसकी साख मजरू हुई या नहीं हुई वो भी आप नहीं देख सकते। बंदा उसकी साख नहीं है, वो करोड़ रुपए का जनाब हर्जाना कर देता है, साख उसकी 20 लाख की नहीं है जो उसकी मजरू हुई, तो उस पर कोई ऐसा मामला जनाब, ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जनाब कि आप उसकी साख को जो है वो देख सकें भाई उसके डैमेजेस जो हैं उसके वाले से कोई मामला ही नहीं है ऐसा कि वो मिनिमम 30 लाख वैसे रखा गया है इसमें। और यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसमें ख़राबियाँ हैं। और उन्होंने कहा जी कि टीवी चैनल जो है, हाँ जो प्लेटफॉर्म है, जो टीवी चैनल किसी पे अगर खबर चलेगी तो ट्रिब्यूनल उस टीवी चैनल की नशरियात को बंद भी कर सकता है। हाँ वो यूट्यूब चैनल है, कोई फेसबुक पेज है, उसे बंद करने के इख्तियारात भी वह वो ट्रिब्यूनल के पास मौजूद हैं। ये बहुत ही खौफनाक किस्म का कानून है, और ये बिल्कुल जो है वो चाइना मॉडल पर जा रहे हैं, या जो सऊदी अरब मॉडल है उस तरह के मॉडल पर जा रहे हैं। और पाकिस्तान में जो आज़ाद सहाफ़त है या आज़ादी इज़हार राय है उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है। और मैं अगेन, मैंने कल भी बात की थी, परसों भी की थी, मैं आज फिर ये वजाहत करता चलूँ कि हम रेगुलेशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं। जो सहाफ़ी हम चाहते हैं कि जो फेक न्यूज़ है उसका तदारुक होना चाहिए, मगर फेक न्यूज़ के नाम पर आप जो है वो जो हर तरह की न्यूज़ है, जो आज़ादी इज़हार राय है, आप उसको ही बंद कर दें। और दूसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई सहाफ़ी हमारे पास जो ख़बर आती है, मसलन अगर मरीम नवाज़ साहिबा की लड़ाई हो जाती है,
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद साहब के साथ, वो उन्हें बुरा भला कह देती हैं। तो मुझे कोई बंदा वहाँ पे मौजूद है, वो मुझे बता देता है ज़रा से भाई ये हुआ था वहाँ पे, तो अगर मैं रिपोर्ट कर देता हूँ भाई बिल्कुल फैक्चुअल बात सच है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा जी वो मुझे सू कर देते हैं, ये आप साबित करें ये लड़ाई हुई है, मैं कैसे साबित करूँगा भाई? मुझे तो मेरे ज़रा ने बता दी बात, वो 200% दुरुस्त बात भी है, मुझे सोर्स पूछा जाएगा, सोर्स आप साफ़ी से पूछ ही नहीं सकते, तो ये खौफनाक कानून है। बहरहाल ये साफ़ी तंजीमों ने इस पर सख्त एक्शन ले लिया हुआ है और जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसने एहतजाज की कॉल दे दी हुई है और एहतजाज चल भी रहा है। ये हम सहाफ़ी इसे हर प्लेटफॉर्म पे इसे जो है कंटेस्ट करेंगे। ये आज़ादी इज़हार राय को दबाने की संगीन एक कोशिश है। बाकी इसके अलावा जनाब दुबई लीग्स पे इमरान खान ने कहा जनाब कि जिन जिन का नाम दुबई लीग्स में आया है उनकी मनी ट्रेल उनसे मांगी जानी चाहिए। और हाँ साहब ने जलसों के वाले से कहा भाई जलसे करें जाके और अदालतों से इजाज़त लेकर जलसे करें, इजाज़त अगर नहीं मिलती फिर भी इजाज़त आप लें। बाकी सागडार साहब जो है वो 3 दिन बाद बिश्केक पहुँच के जब मामला सारा सेटल हो गया, चौथे दिन जाके पहुँचे हैं। और इसके अलावा अगली खबर ये जनाब के पहले जाना चाह रहे थे, ये इन्हें जाने नहीं दिया गया था बाय द वे। जो वहाँ की बिश्केक की जो किर्गिज़स्तान की गवर्नमेंट है उसने मना कर दिया था भाई अगर आप यहाँ पे आएंगे तो दुनिया में बड़ा गैर मामूली पैगाम जाएगा जब भाई के हालात बाकी बहुत ख़राब हो गए, तो मना किया गया था इन्हें वहाँ जाने से इतवार के रोज़। अच्छा, फैज़ाबाद धरना की जो कमीशन की रिपोर्ट है वो काबीना के इजलास में पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और कहा जी TOR जो है उनको जो है नहीं फॉलो किया गया, TOR से हट के जो है वो चीज़ें इसमें रिपोर्ट में डाली गई हैं। तनवीर इलियास का मामला कल जिक्र नहीं हो सका था, इसका कल की वीडियो में मैं मिस कर गया, ओवरलुक कर गया। तो तनवीर इलियास का मामला ये जनाब के इन्हें पहले उठाया गया था सेंटोरस में, जो अटैक इन्होंने किया था सिक्योरिटी के ऊपर आके कंट्रोल लेने के लिए, क्योंकि सेंटोरस से इन्हें बेदखल कर दिया गया, निकाल दिया गया वालिद की तरफ से और भाइयों की तरफ से। तो इन्होंने वहाँ का कंट्रोल लेने की कोशिश की, तो इन्होंने जाके सिक्योरिटी वहाँ पे जो इंतज़ामिया थी उस पर जाके अटैक किया, अपने बंदे ले जाके उस पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर इनको उसमें तस्फिया हो गया था, इनके मचलके जमा हो गए थे, ज़मानत पर रिहाई का हुक्म हो गया था, लेकिन फिर उन्हें उठा के एक और जगह मुंतकिल कर दिया गया। तो वो बेसिकली जो केस बना इनके खिलाफ वो था जी कि इन्होंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वज़ीर आज़म के ओहदे से फारिग होने के बाद भी इस्तेमाल किया सऊदी अरब के सफ़र में। तो उस चक्कर में इन्हें उठाया गया है FIA की तरफ से। ये आपको वही नज़र आ रहा मामला कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा केस। इनका जो मामला है तनवीर इलियास का, ये खान साहब को छोड़ चुके हैं, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए थे, इनका PTI वाला वो मामला नहीं है। इनके बारे में ख़बर ये आ रही है, मेरे पास मुसद्दक़ा ख़बर नहीं है। ये हमीद गुल साहब के बेटे अब्दुल्ला गुल साहब ने एक प्रोग्राम में बात की थी 3 रोज़ पहले, 4 रोज़ पहले, कि जी तनवीर इलियास साहब और उनसे जुड़े कुछ सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस मामले को बड़ा सपोर्ट किया है और इससे इंडिया ने बड़ा फ़ायदा उठाया। ये जो तहरीक आज़ाद कश्मीर के अंदर चली थी 11 मई वाली, और वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने ये तहरीक चलाई, जो एक्शन कमेटी थी, उसको माली वसाइल भी फ़राहम किए तनवीर इलियास साहब ने। मेरे पास, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई मुसद्दक़ा ख़बर नहीं है। ये अब्दुल्ला गुल ने इस तरह की बातें की थी, तो उन पे इल्ज़ाम ये लग रहा है, एक माहौल ये बन रहा है भाई कि इनका तहरीक के साथ भी कोई लेना देना था, जिसकी वजह से अब उन्हें जो है वो ज़रा फिक्स किया जा रहा है। तहरीक वालों को भी ज़रा फिक्स करने के बारे में चीज़ें चल रही हैं, केसेस वगैरह शुरू हो गए बनने, जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की, हंगामा खेज़ी की। एक और चीज़ जो है वो बड़ी अहम है, जिस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। आजकल ये हो रहा था कि चूँकि इस तहरीक के अंदर कुछ नेशनलिस्ट एलिमेंट शामिल हो गए थे जो पाकिस्तान को नहीं मानते। अमूमन जो एक आम कश्मीरी है वो पाकिस्तान से उसकी मोहब्बत बड़ी लाजवाल है। तो एक कुछ चंद एक अनासर हैं जो नेशनलिस्ट हैं, जो इस तहरीक के अंदर भी चाहते थे कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफरत को बाहरें। कुछ इस तरह की हरकतें हुई भी, नारे भी लगे। अब ये हो रहा है जनाब के गाड़ियाँ पकड़ पकड़ के, जो कश्मीरी गाड़ियाँ हैं कहूटा वाली साइड पे, कई और जगहों पे मैंने देखी हैं वीडियोस, वो कश्मीरी गाड़ियों को पकड़ते हैं, कश्मीरी नंबर प्लेट की गाड़ियों कोस्टरों को, उनके आगे वो रख के एक वो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद इस तरह की चीज़ें जो है ना वो रख के, तो वो उस पर स्प्रे मार के वो इस तरह के जो है वो पोस्टर जो है वो ज़बरदस्ती पेंट मारा जा रहा है गाड़ियों के ऊपर, जनाब के पाकिस्तान से मोहब्बत के उस पर नारे लिखे हुए। ये इंतहाई जाहिराना हरकत है जो भी कर रहा है। मैं बता रहा हूँ कि मोर देन 95% कश्मीरी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये जो 3-4 लोगों के, बल्कि 95 से भी ज़्यादा फ़ीसद लोग हैं, 1-2% लोग ऐसे हैं, 5% से नीचे नीचे ही हैं जो भी नंबर है इनका, कि जिनके अंदर है ज़रा नेशनलिज्म है, वो हर जगह पे होता है। तो उन लोगों की पादाश में जो है वो सारे कश्मीर को गद्दार कहना, या पाकिस्तान से जनाब जो है वो बेवफा कहना, या इस तरह की हरकतें करना, ज़बरदस्ती दिल जीते जाते हैं, दिमाग जीते जाते हैं। यानी दिल जीतना बड़ा ज़रूरी होता है, मीनिंग हर्ट्स एंड माइंड्स। ये जिस्मों पे हुक्मरानियाँ नहीं होती, जिस्म जीतना कोई बड़ी अकल की बात नहीं होती। ज़बरदस्ती लोगों की गाड़ियों पे लिखना पेंट मार के कि भाई पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये इंतहाई जहलाना हरकत है। मैं समझता हूँ मुतल्लिका इंतज़ामिया जहाँ पे ये हुआ वाक़या उसे एक्शन लेना चाहिए इस तरह के जहला के ख़िलाफ़, वरना ये मामला ख़राब होगा और फिर नफ़रत बढ़ेगी पाकिस्तान के लिए।
तो बेहतर है कि सैनिटी इस सवाल से प्रिवेल करे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।